नमस्कार, स्वागत है आपका और आप सभी को हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। इसी के साथ शुरुआत करेंगे 4 बजे की बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। बाजार में एक उतार चढ़ाव भरा हफ्ता आखिर में बढ़त के साथ हुआ खत्म। सेंसेक्स 242 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 21,300 के ऊपर बंद, लेकिन बैंक निफ्टी में रही करीब 350 अंकों की गिरावट। सांसदों के सस्पेंशन पर जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने सरकार पर कसा तंज, कहा सांसदों को निलंबित कर 60% जनता का मुंह किया बंद। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना ने दी दस्तक। पिछले 24 घंटे में 328 से ज्यादा मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या 3000 के करीब। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला। सेना की 2 गाड़ियों पर किया अटैक, 5 जवान शहीद, 2 की हालत गंभीर। पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी गुट ने ली जिम्मेदारी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों को आसानी से नहीं मिलेंगे अटके फ्लैट। राहत पैकेज की गाइडलाइंस में सरकार ने जोड़ी कठोर शर्तें। रजिस्ट्री के लिए भी आसान नहीं है रास्ता। और खबरों की शुरुआत विपक्षी सांसदों से करेंगे। वो इसलिए क्योंकि संसद से जो निलंबित सांसद हुए हैं उस मामले पर विपक्ष का जो जोरदार प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। विपक्ष ने अपने प्रदर्शन को सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट का नाम दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। आपको दिखा रहे हैं कई तस्वीरें एक साथ, जहां पर दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, साथ ही पटना और भोपाल की ये तस्वीरें हैं। यहां पर प्रदर्शन लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को लेकर कई तरीके की बातें विपक्ष के बड़े नेता भी कह रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि शीतकालीन सत्र से विपक्ष के जो 146 सांसदों को निलंबित किया है, यानी कि सरकार ने इस देश की 60% जनता की आवाज को बंद किया है। उन्होंने सरकार पर और भी कई निशाने साधे। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन मामले पर एक तरफ जहां सरकार पर निशाना साधा, दूसरी तरफ उन्होंने बिना नाम लिए जनदीप धनखड़ पर भी जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो। हालांकि एक तरफ जहां विपक्ष का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही चौंका देने वाला बयान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ जो सांसद थे उनको तो निलंबित किया क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी के सांसद हमारे पास आकर कह के गए कि हमें निलंबित कर दीजिए, हमें बाहर जाना है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी एमपीज, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में। बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। तो तब पहले हम सस्पेंड भी जो आप
इनडिसिप्लिन करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, आप लोगों को, वही लोगों को सस्पेंड करते हैं। तब बोला हम करते हैं, हमको सस्पेंड करो। और अब निलंबित सांसदों के बाद बात कोरोना की, जिसका खौफ अब काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में 338 नए मामले इसके सामने आए हैं। तो वहीं देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3000 के करीब पहुंच चुकी है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। दीपाली इस वक्त हमारे साथ है। दीपाली बताएं जरा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास कोरोना को लेकर? देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कोविड के नए मरीजों की संख्या 300 से ज्यादा दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 328 मरीज देश भर में मिले हैं और सबसे ज्यादा मरीज करीब 265 मरीज केरल से मिले हैं। तो केरल, कर्नाटक और गोवा के अलावा दूसरे राज्यों में भी अब कोविड ने अपनी दस्तक दे दी है। जिस तरह से एक्टिव केसेस की बात आप कर रही थी, तो 3000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है और बीते एक दिन में एक मरीज की मौत भी कोविड की वजह से हुई है और ये मरीज केरल से थे। इसके अलावा अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जीनोम सीक्वेंसिंग को मैंडेटरी किया गया है, तो इसी के मद्देनजर अब दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी पॉजिटिव सैंपल पाया जाएगा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग राजधानी दिल्ली में कराई जाएगी। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से 10 दिन में कोविड के मरीजों की संख्या सामने आने लगी है। और यही चिंता की बात है कि अब कोविड कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ज्यादातर राज्यों में ये दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात करेंगे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की, जिनको आसानी से अटके हुए फ्लैट नहीं मिलने वाले हैं। दरअसल अमिताभ कांत कमेटी की जो सिफारिश है, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राहत पैकेज को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सीएनबीसी आवास को इस पैकेज की गाइडलाइंस हाथ लगी है, जिसमें कई कठोर शर्तें भी जोड़ दी गई हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं, लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ हैं उनके पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि राहत पैकेज में 2 तरीके के घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद थी, जिनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, घर में वो रहने लगे हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। उसको लेकर गाइडलाइंस में आखिरकार क्या कहा गया है? बिल्कुल, इस तरह के जो घर खरीदार हैं, जिनकी संख्या करीब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 1 लाख के आसपास है, इनके लिए अमिताभ कांत कमेटी ने सिफारिश ये की थी कि जिन घरों का कंप्लीशन हो गया है, जिन घरों में लोग रहने लग गए हैं, उन घरों की रजिस्ट्री करने की इजाज़त अथॉरिटी की तरफ से दी जाए। और अगर बिल्डर के ऊपर अथॉरिटी का बकाया है तो अथॉरिटी समांतर तरीके से दूसरी कोशिशें करके बकाया की वसूली करे, लेकिन बकाये को रजिस्ट्री से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन जिस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है और उस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद जो गाइडलाइन मेरे हाथ लगी है, उसमें फैसला इससे ऐसा नहीं है जैसा कि सिफारिश की गई थी। फैसले में ये कहा गया है कि ऐसे घर जिसमें लोग रह रहे हैं, जो कंप्लीट हो चुका है, पोजीशन मिल गया है, उसकी रजिस्ट्री करने की छूट 3 महीने के भीतर दी जाए। लेकिन इसके साथ कई सारी शर्तें जोड़ दी गई हैं। शर्त यह है कि इस 3 महीने के भीतर अथॉरिटी हर वो कोशिश करेगी जिससे बिल्डर के ऊपर जो बकाया है वो बकाया उनको मिल जाए। बिल्डर जितना बकाया चुकाएगा उसी अनुपात में घर की रजिस्ट्री करने की छूट दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 25% बिल्डर ने बकाया चुका दिया तो जितने घर हैं उसके 25% हिस्से को रजिस्ट्री करने की छूट दी जाएगी। अगर बिल्डर बकाया नहीं चुकाता है तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो कमर्शियल एरिया है उसको सील कर दिया जाए और उसके बराबर की कीमत को मान के चला जाए कि हमको पैसा मिल गया, उसके बराबर के कीमत के घर को रजिस्ट्री करने की छूट दी जाए। अगर हाउसिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट सील करने के बाद भी आपको पैसा नहीं आ रहा है तो उस बिल्डर के पास जो अतिरिक्त जमीन पड़ी हुई है, जिसको जमीन को यूज इस्तेमाल नहीं किया बिल्डर ने, उस जमीन को अपने पास कस्टडी में ले लीजिए और उसकी कीमत के बराबर के घर को आप रजिस्ट्री करने की छूट दीजिए। यानी किसी भी कीमत पे आपको रजिस्ट्री करने की छूट तभी मिलेगी जब बिल्डर के ऊपर बकाया का भुगतान हो चुका रहेगा अथॉरिटी के ऊपर। यानी ये जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी उसमें एक तरह से कहें नौकरशाही का लेप चढ़ा दिया गया है और अब जो है उतना आसान नहीं रहेगा ऐसे लोगों के लिए घर की रजिस्ट्री कराना जो घर में रह रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब तक कि बकाया का भुगतान नहीं होगा रजिस्ट्री करने की इजाजत अथॉरिटी नहीं देगी। जी, चलिए, ये तो एक तरीके के घर खरीदार हो गए। अब सवाल इसमें दूसरा ये बनता है कि जो दूसरे तरीके के घर खरीदार हैं, वैसे जिनका कि प्रोजेक्ट
पूरा ही नहीं हुआ है, उसके लिए ये गाइडलाइन क्या कहती है? देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जीरो पीरियड की जो सिफारिश की गई थी उसको मान लिया गया है। जीरो पीरियड का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक की अवधि के ऊपर जो पेनल्टी, जो ब्याज अथॉरिटी ने लगाया था बिल्डर के ऊपर, उस दौरान की पेनल्टी को, ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के आसपास के जो प्रोजेक्ट थे, जो कोर्ट केस से अटके पड़े थे, उनको भी जीरो पीरियड में लाया जाएगा 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक का। यहाँ भी ब्याज और पेनल्टी माफ कर दिया जाएगा। एक और बात कही गई है कि डेवलपर को को डेवलपर लाने की छूट दी जाएगी। डेवलपर को और पैसा जुटाना है तो उनके पास जो जमीन बची हुई वापस अथॉरिटी को कर दे, अथॉरिटी उनसे कोई पेनल्टी नहीं लेगा। डेवलपर चाहे तो बैंक गारंटी दे सकता है। तो इस तरह की छूट यहाँ पे दी गई, लेकिन शर्त रखी गई है कि कुल बकाया का 25% आप देंगे, तभी आप ये सारे फायदा ले सकते हैं, इस पैकेज का लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ भी शर्त काफी कठोर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी, और अच्छे तरीके से ये समझाने के लिए कि आखिरकार 2 तरीके की जो शर्तें हैं वो कैसी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो नोएडा के घर खरीदारों को राहत तो मिली है, लेकिन कंजूसी के साथ। ऐसे में क्या अटके घरों और अटके रजिस्ट्रेशन का सपना हो जाएगा जल्द पूरा? इस पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। इसी के साथ सेंसेक्स 242 अंक चढ़कर 71,107 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 94 अंक चढ़कर 21,349 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, रियलिटी, मेटल शेयरों में रही, तो वहीं बैंकिंग शेयरों में दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था भारतीय बाजारों में। वैसे तो दायरे के अंदर ही कामकाज कह लीजिए, लेकिन वो दायरे में आज जो ग्रोथ ड्राइवर थे वो अलग अलग थे। किसी समय पर बैंक ने सपोर्ट किया, कभी रिलायंस ने सपोर्ट किया, कभी आईटी ने सपोर्ट किया, और लास्ट आवर में आईटी की तेजी के दम पर ही बाजार एक अच्छे अप मूव के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज रियल्टी का दिन था, ऑटो का दिन था, मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी का दौर था, और साथ साथ स्पेसिफिक जो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी वो डेवलप होते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ा सा बैकफुट पे बैंक गए, लेकिन अदरवाइज इंफ्रा में खरीदारी रही, पीएसयू में तेजी रही, शुगर में मिला जुला सा कामकाज रहा, डिफेंस में मिला जुला सा कामकाज रहा। तो इस तरह से एक सेशन पूरा बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन हाँ, आज स्टार परफॉर्मर रहे फार्मा, स्टार परफॉर्मर रहा आईटी, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज कौन से सेक्टर्स और शेयरों में ज्यादा एक्शन देखने को मिला सुमित? देखिए, आज लीड कर रहा था विप्रो। आईटी में जो एक जोरदार तेजी थी, उस तेजी की पूरा दारोमदार विप्रो के नाम पर था। 7% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एचसीएल टेक 3% ऊपर, बजाज ऑटो 2% ऊपर, और हिंडाल्को करीब 2.5% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में ग्रासिम का नाम शुमार था, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और एसबीआई, कुछ ऐसे नाम जो कि 1 से लेकर 2% तक गिरकर बंद हुए। मिड कैप में लीड कर रहा था जेबी केमिकल्स एंड फार्मा, करीब बढ़िया तेजी 9% के आसपास की आ रही। पिरामल फार्मा 9% ऊपर रहा, कॉनकॉर्ड बायो 11% ऊपर, और ऑल कार्गो 8% के आसपास तेजी न्यूज फ्लोज के बीच में आते हुए दिखाई पड़ी। रियल स्टेट में एक जोरदार तेजी थी, लेकिन उससे पहले मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आईएफएल फाइनेंस, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, मेड प्लस हेल्थ केयर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 2 से लेकर 4% तक की बिकवाली यहां रही। आज रियल्टी में तेजी थी, तो फिनिक्स अच्छी अपमूव में था, प्रेस्टीज अच्छे अपमूव में था, शोभा और डीएलएफ जैसे कुछ और ऐसे नाम थे जहां पर जोरदार खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और अब बात पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का, जिन्होंने कहा है कि भारतीय मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप चले, मगर लार्ज कैप में अभी रैली आना बाकी है, इसलिए निवेशक इसमें एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं। यूएस में मार्केट्स है, वहां पर हमारी जो रैली रही है वो बहुत नैरो रही है, और इंडिया में इनफैक्ट ऑपोजिट है कि बहुत ही ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप्स में रैली हुई है और लार्ज कैप्स में रैली नहीं हुई। वहां पर अगर रेट कट आएगा या पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा तो रैली ब्रॉड बेस्ड होगी। वहां पर जो स्मॉल कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप नेम से मिड एंड स्मॉल कैप्स की तरफ जा सकते हैं, और इंडिया में मेरे ख्याल से ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप बहुत चले हैं। मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी पॉकेट्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस है जो रह सकती है, और अगर करेक्शंस आई तो लोग खरीदेंगे। पर लार्ज कैप्स जो है एक लैगर्ड रहे हैं, वहाँ लिक्विडिटी भी ज्यादा है, तो एटलीस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादातर मुझे लगता है लार्ज कैप की तरफ आएंगे।
और 2024 के लिए बाजार ने किन चीजों को डिस्काउंट कर लिया है और क्या बाजार में अब सब ठीक है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गज फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी हम खास फोकस करेंगे, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें और हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी आप जा सकते हैं। और अब बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावितों को क्लेम जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी उन इलाकों में लगातार लोगों पर तक पहुंच रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं जहां पानी कम हो गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कारोबारियों को जीएसटी फाइलिंग में भी राहत देने की बात कही है। I had instructed the insurance and the Department of Financial Service Secretary himself had taken it upon himself on my saying to send the insurance companies and their officers on the 20th or earlier to go sit there with their surveyors having done the field work. People who want to come and give the claims can meet them in person and take it. That is for Ambattur. And the same thing was given as instruction for the 4 southern districts once the water receded. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब बात करेंगे अपनी खास पेशकश मिशन स्वच्छता और पानी की। इस खास पेशकश में आज आपको मिलवाते हैं जूली से, जो बीते 13 सालों से वडोदरा नगर निगम में काम कर रही हैं। व्यक्तिगत परेशानियों और कोविड के दौरान अपनी नौकरी से जुड़े जोखिम के बावजूद उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना काम किया और आज भी करती आ रही हैं। मेरा नाम जूली बहन सिमन भाई सोलंकी है और गांव बाउमनपुरम हरिजनवास। पिछले 3 वर्षों से मैं नगर पालिका में कार्य करता हूँ। अपनी माँ की मृत्यु के बाद बच्चों को बड़ा करते करते मुझे एक 2500 की नौकरी मिल गई। उस रकम से घर चलाना बहुत मुश्किल था। मेरा घर चल ही नहीं रहा था। बाद में मैंने एक प्राइवेट नौकरी कर ली, जहां मुझे 3000 से 5000 रुपए तक की कमाई होती थी। मेरे बच्चे बड़े होते गए और मेरा काम भी चलता गया। अब मैं बिना किसी शर्म के आत्मविश्वास से अपना काम करती हूँ। ये उस समय से बिल्कुल विपरीत है जब मैंने पहली बार शुरुआत की थी। अपने काम में हम अक्सर गीले कचरे या कांच के अनुचित निपटान के खिलाफ सलाह देते हैं, क्योंकि कांच से चोट लग सकती है और गीले कचरे को संभालने से बीमारी हो सकती है। हमारे बोलने के बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। मैं सभी से अपने कचरे को जिम्मेदारी से अलग करने की विनती करती हूँ। कचरा गाड़ियों के माध्यम से उचित गीला और सूखा कचरा अलग करना हर किसी की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ।